नमस्कार, आप देख रहे हैं रणनीति। मैं हूं नगमा। चुनाव की तारीख आने से चुनावी जंग की शुरुआत अब औपचारिक तौर पे हो गई और बड़ा सवाल है कि इस बार कौन बनाएगा सरकार। मोदी सरकार दूसरे कार्यकाल के लिए जी जान से जुटी हुई है और नारा अब की बार 400 पार का दिया, जबकि विपक्ष उसे सामाजिक ताने बाने को बिगाड़ने और नौकरियों के लिए झूठे वादे करने पर घेर रहा है। चुनाव वैसे राहुल गांधी के लिए भी ये बहुत कड़ा होगा। विपक्षी एकता की बात तो खूब हो रही है, लेकिन महागठबंधन दलगत हितों से ऊपर नहीं उठ पा रहा है। कांग्रेस पार्टी के बूथ वर्कर से मैं कहना चाहता हूं, देखिए आपके ऊपर है, यहां पे 7 की 7 सीटें कांग्रेस पार्टी को जीतनी है। कुछ महीने पहले कांग्रेस बीजेपी को भ्रष्टाचार और झूठे वादे पर घेर रही थी, लेकिन जनवरी से अब तक मूड कुछ बदला जरूर है। चुनाव की तारीख का ऐलान अब हुआ है। फरवरी की घटनाओं के बाद, जैसे पुलवामा में हुआ जैश का आतंकी हमला और उसके बाद भारत की आतंकी ठिकानों पर सरहद पार हवाई कार्रवाई, इन चीजों से भाजपा का पलड़ा अभी भारी लग रहा है। जैसे जैसे चुनाव नजदीक आएंगे तस्वीर बदल सकती है। बीजेपी के पास बालाकोट के अलावा भी बहुत सारे मुद्दे हैं। एनडीए और यूपीए की अपनी अपनी ताकत है, अपनी अपनी कमजोरियां हैं और इस शो के दौरान हम इन्हीं कुछ कमजोरियों पर और ताकतों पर फोकस करना चाहेंगे और क्या इनके लिए भविष्य में गुंजाइश है। एनडीए की ताकत है कि उनके पास प्रधानमंत्री मोदी जैसा निर्णायक नेता है। पाकिस्तान में एयर स्ट्राइक से प्रधानमंत्री मोदी की छवि एक मजबूत नेता के तौर पे और उभरी है। वहीं बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह जमीनी रणनीति बनाने में माहिर माने जाते हैं। इसके साथ साथ यूपीए की भी अपनी ताकत है। यूपीए ने हाल ही में 3 हिंदी भाषी राज्यों में कांग्रेस की जीत में इनकी हुई है और इस जीत से बीजेपी के कांग्रेस मुक्त भारत के नारे की हवा निकली। कांग्रेस के पास 2014 में मिली 44 सीटों को बढ़ाने का मौका है। राहुल गांधी एक और परिपक्व नेता बनकर उभरे हैं और उत्तर प्रदेश में मोदी योगी के गढ़ में प्रियंका गांधी को कमान दी गई है। तो ये खूबियां हैं, ये कुछ स्ट्रेंथ्स हैं यूपीए के, एनडीए की। आज रणनीति में बीजेपी, यूपी या एनडीए, यूपीए और तीसरे मोर्चे की रणनीति की बात करेंगे, उनकी कमियों और ताकत का आंकलन करेंगे और देखेंगे कि किस खेमे में कितना दम है। तो मेरे साथ इस पर बातचीत के लिए राहुल देव हैं, वरिष्ठ पत्रकार, और निर्मल पाठक हैं, एडिटर न्यूज एजेंसी भाषा। सबसे पहले मैं एनडीए की ताकत, जो उनके पक्ष में जो बातें जाती हैं उस पर बात करना चाहती हूँ। हम एक ग्राफिक के जरिए जो हमें लग रहा है कि उनकी मजबूती है वो हमने कुछ दिखाया, जैसे कि प्रधानमंत्री मोदी एक और ज्यादा मजबूत नेता के तौर पे क्या उभरे हैं। आप ये मानते हैं? क्या आपको लगता है राहुल जी कि एनडीए के पक्ष में इस चुनाव में क्या बातें जाएंगी? कुछ तो आपने खुद ही गिनाई है और सबसे बड़ी बात जो इस समय 2 बातें मैं समझता हूं कि उनके पक्ष में जाएंगी बरक्स यूपीए की। पहले तो जो अभी एक राष्ट्रीयता का और एक बालाकोट के बाद जो हुआ, जो एक माहौल बना हुआ है, जो एक जोश है और एक उभार है और एक संतोष है लोगों में, एक प्रसन्नता है कि बहुत दिनों बाद एक कड़ा जवाब पाकिस्तान को, आतंकवाद को दिया गया है, जिसका लोग इंतजार कर रहे थे। और दूसरा ये कि एक नरेंद्र मोदी, जैसा आपने खुद बताया, उनका व्यक्तित्व ऐसा है, वो एक बहुत स्पष्ट, निर्णायक और मजबूत, एक मजबूत आदमी, मजबूत नेता की तरह लोगों के सामने है, जिनके पास अपनी सारी कमियों और उसके बावजूद एक 5 साल का रिकॉर्ड है। उनके अपना एक व्यक्तित्व है, एक छवि है, लोग उनको पसंद करते हैं। उनकी अप्रूवल रेटिंग्स भी अभी ठीक ठाक ही हैं। दूसरी तरफ यूपीए एक बड़ा अस्पष्ट है अभी तक। उसकी कोई एक शक्ल, कोई एक रूप, कोई एक रीढ़, एक कार्यक्रम और एक विचारधारा, ऐसा कुछ अभी तक स्पष्ट हुआ नहीं है। वो काफी अभी धुंधला है। आपस में उनमें अभी क्या संबंध होंगे, क्या उनके गठबंधन की शर्तें होंगी, क्या कोई न्यूनतम कार्यक्रम होगा राजनीतिक जिसको वो देश के सामने राजनीतिक विकल्प के रूप में रखेंगे, या केवल वो अलग अलग प्रादेशिक पार्टियों का, जिनमें एक धुरी कांग्रेस की होगी, एक ऐसा समूह होगा जिसके अलग एजेंडे हैं, अलग नेता हैं और किसी भी एक चीज पर उनमें मतैक्य अभी तक नहीं दिखा। जी निर्मल जी, जो राहुल जी ने गिनाई हैं खूबियां, उसमें एक ये बात की जो कड़ा जवाब बालाकोट
में दिया गया, उससे एक और मजबूत छवि उभरी है। लोगों को लगा कि पाकिस्तान का जो आतंक हमारे ऊपर लगातार रहा उसका हमने बदला लिया या जवाब दिया कम से कम। पर इसी के जो दूसरा पहलू है जिसमें इतनी सारी अब तक असमंजस की स्थिति एक बनी रही कि बालाकोट में हमने क्या किया और उसमें कितने लोग मारे गए। पहले दिन 300 आतंकियों की बात हुई, उसके बाद कुछ और, फिर कहा गया कि महत्वपूर्ण नहीं है। तो ये बातें एनडीए के पक्ष में जाती हैं या उनको नुकसान भी पहुंचा सकती हैं? क्या कड़ा जवाब देते हुए हम दिख रहे हैं या एक और उलझी हुई स्थिति जैसा विपक्ष दिखाना चाह रही है इस दफा? विपक्ष की तरफ से खुल करके तो इस तरह की कोशिश नहीं हुई, सरकार से सवाल जवाब नहीं हुए। पर नंबर पे राजनीति तो बहुत हुई, नंबर पे वो भी भारतीय जनता पार्टी की तरफ से ही, उनके नेताओं ने ही, किसी ने अमित शाह जी ने जैसे 250 कहा, राधा मोहन सिंह जी ने 400 कहा, इस तरह के नंबर भी उन्हीं की बीजेपी की तरफ से ही आए हैं, सरकार की तरफ से या अपोजिशन ने। कुछ लोगों ने कहा कि नंबर्स की हमने बात ही नहीं की। हाँ, कुछ पार्टीज ने उसको जरूर मुद्दा बनाने की कोशिश की इस नंबर को, लेकिन उस पे जिस तरह से जैसे इंटेलिजेंस फेलियर है पुलवामा में जो हुआ है, उस पे किसी ने सवाल नहीं उठाए विपक्ष की पार्टी ने। तो उसका मतलब एक ये है कि जिस तरह की भावना अभी बनी है कि वहां मारे गए या नहीं मारे गए वो उतना मैटर नहीं करता, लेकिन हमने जवाब दिया, उसको लेके लोग ज्यादा उत्साहित थे। तो मुझे लगता है कि वो एनडीए के फेवर में जा रहा है, वो उससे अपोजिशन को बहुत ज्यादा फायदा होता हुआ नहीं लगता है। दूसरा, एक जो मोदी जी की डिसाइसिव छवि के बारे में आपने कहा, वो निश्चित तौर पर एक बड़ा वर्ग है जो मानता है कि वो निर्णय लेने वाले नेता और कठोर निर्णय लेने वाले नेता हैं। लेकिन एक दूसरा जो पहलू है उसका वो ये भी है कि वो बिना किसी से विचार विमर्श के फैसले करते हैं, अपने मन से फैसले करते हैं। तो वो कितना तो जो इनका एक डिक्टेटोरियल छवि है कि वो किसी से बात नहीं करते या मौका नहीं देते, वो भी एक वर्ग में मुद्दा होगा। और खास करके बीजेपी में भी, जो अगर आप सांसदों से या और उनके दूसरे लीडर से अगर बात करें तो वो भी इस बात को एक्सेप्ट करते हैं कि उस तरह, क्योंकि मोदी जी ही सब कुछ हैं जी। तो उस पे फैसले का जो वो फैसले कर रहे हैं उसके लिए जिम्मेदार भी वही हैं। अगर फायदा मिल रहा है तो उनको मिल रहा है, नुकसान हो रहा है तो अभी इस चुनाव की तारीख के ऐलान के पहले भी 175 प्रोजेक्ट्स के उद्घाटन कर दिए गए और लगातार नई मतलब इतने 5 सालों में जो प्रोजेक्ट्स हुए उसकी भी गिनती गिनाई जा रही है। इन चीजों का, ये जो अभी हमने एक बालाकोट में जो भारत ने किया वो तो अभी हुआ, तो जनवरी और अभी में राहुल जी आप मानते हैं कि बहुत फर्क हो गया है, बहुत कुछ बदला है मूड में, या प्रधानमंत्री मोदी के सरकार में जितने काम हुआ वो काफी था उनको इस चुनाव जिताने के लिए, या ये एक डिसाइसिव चीज हो गई है, निर्णायक बात हो गई है? मैं कहूंगा कि काफी था। ये तो लग रहा था कि अगर ये ना होता तो भी पलड़ा उनका यूपीए और कांग्रेस की तुलना में, राहुल गांधी की तुलना में भारी ही होता। आप उसको भारी क्यों मानते हैं? क्या वो जो प्रोजेक्ट्स किए या जो उन्होंने वादे किए वो पूरा किया? विपक्ष कहता रहा कि नौकरियां नहीं दी, एनएसएसओ के जो डेटा है उसको छुपाने की बात हुई, ये सब, या राफेल है, ये सब क्या उनकी कमजोरियां आप मानते हैं? उनमें कमजोरियां निश्चित रूप से हैं। ऐसा कौन कहेगा कि उस सरकार में कमियां नहीं हैं, उनकी कमजोरियां नहीं हैं, उनसे गलतियां नहीं हुई हैं, और बहुत सारे वायदे ऐसे हैं जिन पर वो या तो कुछ बड़ा नहीं कर पाए हैं, या तो शुरू नहीं कर पाए हैं। ये सारी चीजें हैं जी। और ये भी एक होता ही है कि 5 साल के बाद शुरू का जो उत्साह था, जो आशाएं थी, वो लोगों का उतना पूरा नहीं हुआ है। लेकिन उसके साथ ये भी है कि कई उन्होंने नई अनूठी योजनाएं शुरू की, उनकी घोषणाएं की, वो बड़ी राष्ट्रीय थी। और उनका स्केल देखिए, मोदी के साथ ये है कि वो बड़े स्केल पे सोचते हैं और काम करते हैं। तो जैसे जनधन योजना है, जैसे उज्ज्वला योजना, इससे लोगों को फायदा हुआ है, लोगों को गांव में कुछ घर मिले हैं, स्वच्छता, उसका एक असर हुआ है। जनधन योजना आप देखिए कि इतने करोड़ खाते बन जाना, उसमें लगभग 1 लाख करोड़ का इनका सरकार का दावा है कि उतने लोगों का पैसा जमा हुआ। तो ऐसा नहीं कि कुछ भी नहीं हुआ, लोगों ने महसूस किया है, एक ऐसे वर्ग ने महसूस किया है जिसके पास ये सारी चीजें अब तक नहीं थी। कई चीजें, कुछ कदम उन्होंने ऐसे उठाए हैं जो शुरू में एक नोटबंदी की गलती के अलावा जीएसटी, शुरू में जो रेजिस्टेंस था वो धीरे धीरे अब कम हो चला है। और उससे आप देखें कि एक आय बढ़ी है, एक फॉर्मलाइजेशन, एक औपचारीकरण अर्थव्यवस्था को हुआ, कई चीजें हुई, पक्ष विपक्ष दोनों में है जी। लेकिन एक जो बड़ी चीज ये है कि यूपीए 1 और 2 की तुलना में इस सरकार पर उच्चतम राजनीतिक स्तर पर राजनीतिक भ्रष्टाचार के आरोप और मामले बहुत कम आए हैं। तो एक राफेल को छोड़ दें
तो कोई बड़ा आरोप इन 5 सालों में इनके किसी मंत्री पर वैसा नहीं लगा। राफेल का जो मुद्दा है उसको आज तक राहुल गांधी जब उठा रहे हैं और लगातार वो चौकीदार की बात करते रहते हैं और ये बोलते हैं, तो उसकी गूंज आपको लगता है कि लोगों तक पहुंची है निर्मल जी, या वो राहुल गांधी खुद ही बोल रहे हैं उन्हीं तक वापस आ रही है उनकी आवाज, या कामयाब हुए हैं वो इसमें? क्योंकि पिछले 1-1.5 साल से करीब इस मुद्दे को लगातार उठा रहे हैं और इस बीच में 5 राज्यों में विधानसभा के चुनाव भी हुए, जिसमें से 3 राज्यों में जो हिंदी हार्टलैंड के स्टेट हैं, मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़, वहाँ बदलाव हुआ और कांग्रेस की सरकार वहाँ आई। तो राहुल गांधी ये मान सकते हैं कि वो, क्योंकि लगातार ये राफेल का मुद्दा और इन चुनावों में भी उन्होंने उसको उठाया, तो हो सकता है उसकी वजह से उनको फायदा हुआ, ये वो मान सकते हैं। लेकिन राहुल गांधी या कांग्रेस की या अपोजिशन की अभी सबसे बड़ी जो कमजोरी है, आप अगर एनडीए की उससे तुलना करें, उनके पास कोई भी ऐसा एक नेता नहीं है जो विश्वसनीय एक तौर पर जनता, मतदाता तक अपनी बात पहुंचा सके, कन्विंसिंगली अपने को कम्युनिकेट कर सके। नेता की जगह नहीं ले पाए हैं। मुझे नहीं लगता कि ऐसा अभी तक हुआ है। क्योंकि क्या आपको लग रहा है कि जिस महागठबंधन की बात हो रही थी उनमें लोग उनको मानने के लिए, कांग्रेस इस बात को मानती नहीं है कि नेता तो जब वक्त आएगा उभर जाएंगे, और राहुल गांधी, कांग्रेस बड़ी पार्टी है, अच्छा कर रही है राज्यों में, लेकिन कोई एक नेता होना क्या जरूरी आपको लगता है? क्योंकि बार बार दलील दी जाती है कि पहले भी मोदी जी का चेहरा ऐसा नहीं है कि हमेशा से था, मोदी जी प्रधानमंत्री बने लेकिन वो ऐसे तो नहीं थे उस समय जितने की जो अब पॉपुलैरिटी है। तो क्या एक बड़े चेहरे की जरूरत है चुनाव जीतने के लिए? देखिए, 2 चीजें उसमें होती हैं कि ये अनिवार्यता नहीं है। हालांकि धीरे धीरे जैसे जैसे हमारी राजनीति पिछले कई वर्षों में व्यक्तिवादी और व्यक्ति केंद्रित होती गई है, वैसे व्यक्ति की महत्ता और नेता की महत्ता बढ़ती गई है, ये हम देख सकते हैं। लेकिन दूसरी तरफ या तो चेहरा हो या फिर एक स्पष्ट पार्टी हो, एक मजबूत पार्टी हो विकल्प के रूप में, जो जिसके बारे में कांग्रेस ऐसी पार्टी रही है कि वो उसने कई बार अपना कोई प्रधानमंत्री का या मुख्यमंत्रियों के स्तर पे भी कोई चेहरा आगे नहीं किया, लेकिन चूंकि एक पार्टी थी वो और एक मजबूत पार्टी के रूप में वो विकल्प के रूप में लोगों के सामने थी, इसलिए उसको कामयाबी मिली है। लेकिन अभी जो स्थिति है, कोई एक पार्टी नहीं है, कांग्रेस की अपनी स्थिति सबसे कमजोर है उसके आज तक के इतिहास में। पर 2014 के मुकाबले तो सुधरी है। जैसे उत्तर प्रदेश की भी बात करें आप, तो वहां पे या जो उनकी जीत मिली कई राज्यों में, ये जो तीन अभी जो हिंदी हार्टलैंड में जो 3 बड़े राज्यों में उनकी जीत है, ये बहुत बड़ी जीत हुई है, बड़ी महत्वपूर्ण जीत है। उससे निश्चित रूप से उनकी छवि बेहतर हुई है और उनकी अपनी छवि और पार्टी की छवि भी मजबूत हुई है जी। लेकिन बाकी पूरे ये 3 ही प्रदेश हैं, देखिए उसमें भी ये ध्यान रखना होगा हमको कि छत्तीसगढ़ को छोड़कर मध्य प्रदेश और राजस्थान में बीजेपी का वोट शेयर कम नहीं हुआ है उतना। वोट लगभग बराबर है, एक में तो ज्यादा ही है थोड़ा मध्य प्रदेश में। पर बहरहाल कांग्रेस जिस स्थिति में थी 2014 में, वहां से जो आई है, तो इस दफा जो कांग्रेस चुनाव में जा रही है तो कम से कम उनका अपना मनोबल बहुत बढ़ा हुआ है और बड़ी आक्रामकता से जा रहे हैं वो। बिल्कुल, इन 3 राज्यों में जीत के बाद एक जो मॉरल बूस्टअप उनका होना जिसकी जरूरत थी वो हुआ है। और दूसरे पर खास करके पुलवामा के बाद से हालात थोड़ा सा बदले हैं। लेकिन ये चुनाव भारतीय जनता पार्टी वर्सेस कांग्रेस नहीं होने जा रहा है, या एनडीए वर्सेस यूपीए नहीं होने जा रहा है। ये चुनाव राज्यों में लड़ा जाना है, जहां जब बात कही जा रही है कि महागठबंधन नहीं हो रहा है विपक्ष का, पर उसके मेरे ख्याल से वो राज्यों में हो रहा है। जैसे उत्तर प्रदेश में एनडीए वर्सेस एसपी बीएसपी होगा, बिहार में एनडीए वर्सेस आरजेडी कांग्रेस होगा, आंध्र में टीडीपी है, या महाराष्ट्र में एनसीपी कांग्रेस वर्सेस एनडीए होगा। तो इस तरह से ये राज्यों में होगा और भारतीय जनता पार्टी खुश होगी अगर ये यूपीए वर्सेस एनडीए हो जाए या नरेंद्र मोदी वर्सेस राहुल गांधी हो जाए। पर वैसा शायद, और विपक्ष की कोशिश यही है कि ऐसा ना हो। वही राहुल जी भी कह रहे थे कि अभी तक ये कोई महागठबंधन नहीं है, ये अलग अलग राज्यों में अलग अलग रीजनल पार्टीज के सहारे ही है कांग्रेस जो वो महागठबंधन के लिए, इसीलिए मेरे ख्याल से ज्यादा कोशिशें नहीं हो रही हैं कि क्योंकि जैसे ही वो महागठबंधन का एक बनेगा तो उसका एक लीडर होने की बात आएगी। जब लीडर बनेगा तो फिर ये होगा कि अच्छा नरेंद्र मोदी वर्सेस ये है। मैं एक ब्रेक लूंगी यहाँ पे, उसके वापस लौटते हैं इस बात पे। ये महागठबंधन की जो बात थी उसकी एक समस्या ये भी है कि कोई एक नेता, उसका प्रोजेक्ट नहीं किया जा सकता, उसके ऊपर सबकी सहमति नहीं होगी। यूपीए की क्या अपनी कमजोरियां हैं और थर्ड फ्रंट जो है उसके सामने क्या चुनौतियां हैं? रणनीति में ब्रेक के बाद आप देख रहे हैं रणनीति, और हम चर्चा कर रहे हैं कि क्या मजबूत
ताकत क्या है यूपीए के पास, एनडीए के पास, थर्ड फ्रंट के पास, और कमजोरियां क्या हैं, और इनके लिए भविष्य में आने वाले दिनों में इनके लिए क्या चुनौतियां होंगी या क्या गुंजाइश है। हमने एनडीए की बात की, यूपीए की अगर हम बात करें तो यूपीए में इस वक्त आपको क्या, राहुल जी, उनकी स्ट्रेंथ्स क्या लगती हैं आपको? 2014 से वो बेहतर स्थिति में है, एक ज्यादा आक्रामक चुनाव लड़ रहे हैं, जो कुछ चुनाव वो जीते उससे वो थोड़ा उनका हौसले जो है वो बुलंद हैं। मैं समझता हूँ कि सबसे ज़्यादा बात जो उनके पक्ष में जा रही है वो ये कि लोगों में मोदी सरकार की घोषणा प्रियता ने एक असंतोष जो पैदा किया था उसका उनको फ़ायदा मिल रहा है। इनकी समस्या ये है इस सरकार की, बहुत ज़्यादा बढ़ चढ़ के चीज़ों को बोलती रही है, बहुत ज़्यादा घोषणावीर ही कह सकते हैं इनको, एक तरह का बड़बोलापन है। और कैसे भी लोग हों उनको एक सीमा के बाद बड़बोलापन अच्छा नहीं लगता, संयम, अनुशासन और थोड़ा संयत होकर बोलना अच्छा लगता है। तो आपने इतनी ज्यादा आशाएं जगा दी, इतनी ज्यादा घोषणाएं कर दी, इतने तरह तरह के कार्यक्रम और नीतियां बना दी कि लोग भूल जाते हैं कि भाई रोज एक नए कार्यक्रम, तो उससे एक भ्रम पैदा होता है और ये लगता है कि भाई ये सिर्फ बातें ही कर रही हैं, जमीन पे हमें उतना महसूस नहीं हो रहा। तो जो एंटी इनकम्बेंसी होनी चाहिए उसका फायदा उठा सकती है कांग्रेस। और आपको लगता है कि यूपीए के लिए मौके क्या हैं, किस चीज को वो मुद्दा बना, क्योंकि कुछ भी राहुल गांधी राफेल और भ्रष्टाचार करते रहे पर एक भी वो सकारात्मक या एक पॉजिटिव मैसेज देने में मुझे लगता है नाकाम रहे हैं अभी तक। कि क्या उनका विजन है? इनके पास इशू बहुत सारे हैं। देखिए, किसानों का मुद्दा है, बहुत बड़ा मुद्दा है, जिसपे मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में भी चुनाव लड़ा गया, उस पर कांग्रेस को समर्थन भी मिला। भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ गया। किसानों में जो असंतोष है वो है, बेरोजगारी का मुद्दा है युवाओं में। लेकिन उस चीज, राहुल गांधी पिछले 1.5 साल से राफेल पे पूरा उनका फोकस है। वो अच्छी बात है, उनको एक इश्यू मिला है तो उसको बनाना भी चाहिए, पर वो कितना उसको मतदाताओं को कितना कन्विंस कर पा रहे हैं कि प्रधानमंत्री ने 30,000 करोड़ रुपए एयरफोर्स से लेके और अनिल अंबानी की जेब में डाल दिया। तो ये लोगों को किसी ने तो देखा नहीं कि अनिल अंबानी की जेब में गया। आप उसको किस तरह से कह रहे हैं उस पर बहुत निर्भर करता है। आज अभी जो शुरुआत में हमने एक क्लिप दिखाई आपने, जिसमें राहुल गांधी वर्कर्स को एड्रेस कर रहे हैं और वो कह रहे हैं कि आपको ये, उनका जो अंदाज है उसमें कि आपको ये 7 सीटें दिल्ली की जीतनी है। उनकी जगह नरेंद्र मोदी अगर एड्रेस कर रहे होते, वो कहते कि जिस तरह का उत्साह मैं आप लोगों में देख रहा हूं, मुझे पूरा विश्वास है कि हम 7 सीटें जीत रहे हैं। तो वो बहुत फर्क करता है कि आप किस तरह से अपनी बात रख रहे हैं, कहां पर किस तरह से बात रख रहे हैं। वो थोड़ा सा इनमें कमजोरी है यूपीए में। इस जगह पे क्षेत्रीय पार्टियां जो अपनी मजबूती बनाई हुई हैं और वो अलग अलग राज्यों में उनकी ताकत है, उनके भरोसे बिल्कुल है। यूपीए और अगर एनडीए की सरकार अगर नहीं बनेगी तो वो क्षेत्रीय दलों की मजबूती की वजह से ही नहीं बनेगी। कांग्रेस कुछ राज्यों में है जहां सीधी लड़ाई उनकी एनडीए के साथ है, बीजेपी के साथ है, पर ज्यादातर जगह ऐसी हैं जहां पे क्षेत्रीय दल बीजेपी को चुनौती दे रहे हैं। ज्यादा मुश्किल बीजेपी के लिए जो है क्षेत्रीय पार्टियां ही कमजोर करी। आखिर में राहुल जी, आपको इस वक्त के हिसाब से क्या लग रहा है, आगे चुनौतियां, मौके क्या हैं यूपीए या एनडीए के लिए, और फिलहाल क्या लग रहा है आपको, स्थिति पलड़ा किसका भारी है? पलड़ा एनडीए का ही मुझे मजबूत लग रहा है। उन्होंने, आप देखिए कि पिछले 1 महीने के भीतर कितनी जल्दी गठबंधन कर लिए और ऐसी पार्टियों को अपने साथ शामिल कर लिया या फिर से दोबारा जोड़ लिया जो पिछले कम से कम 1-2 साल से शिवसेना जैसी पार्टी जो बहुत उग्र हो गई थी बीजेपी के और मोदी के विरोध में, वो भी उनके साथ फिर वापस आ गई। हालांकि उसके बावजूद 14-15 पार्टियां हैं जो पिछले 5 साल में उनको छोड़ के गई हैं, लेकिन उसके बावजूद अभी उनके पास लगभग 35 से 40 पार्टियों का गठबंधन अभी है और वो लगातार इस पर कर रहे हैं, वो सक्रिय हैं। उन्होंने एक तरह की मोर्चेबंदी पूरी कर ली है। वो अगर अभी इस समय थोड़ा गंभीर हो जाएं और थोड़ा सा बड़बोलापन कम करके लोगों को सिर्फ अपने सकारात्मक बातें करें तो मुझे लगता है कि उनका फायदा होगा। यूपीए के पास और राहुल गांधी की जो एक चुनौती मैं समझता हूँ, जरूरत यह है कि वो आलोचना तो करे ही, वो उनका काम है, लेकिन एक सकारात्मक और एक कुछ भविष्य के निर्माण जैसी कोई दृष्टि भी लोगों को देना शुरू करें। वो अभी तक वो नहीं कर पाए हैं, या उनके पास कुछ समाधान है, बड़ी जो हमारी जटिल समस्याएं हैं उनके बारे में, या कोई दृष्टि है या एक कोई कार्यक्रम है। तो वो जब तक नहीं करेंगे, एक वैकल्पिक आख्यान उनको सकारात्मक जब तक नहीं बनाएंगे तब तक ये नकारात्मकता उनकी समस्या रहेगी। तो राहुल जी अगर बड़बोलापन नहीं करेंगे तो फिर वो मोदी जी नहीं रहेंगे।
और राहुल गांधी का लेकिन ये है कि अब तक वो सकारात्मक कोई सोच नहीं दे पाए हैं और अभी तक वो मजबूती नहीं है। अभी भी क्षेत्रीय पार्टियां जो हैं वो बीजेपी के लिए ज़्यादा बड़ी मुश्किल खड़ी कर रही हैं बजाय इसके कि यूपीए। और फिलहाल जो है वो ज़्यादातर ओपिनियन पोल्स भी ये दिखा रहे हैं कि एनडीए का पलड़ा भारी है, लेकिन चुनाव की तारीख का ऐलान हो गया है। तस्वीर बदलती रहेगी धीरे धीरे करके। आज रणनीति में इतना ही और बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों।